19। अब सब एक साथ। हमने मनोविज्ञान के बारे में क्या सीखा है? अपने ही पैसे से। बधाई हो, आप अभी भी पढ़ रहे हैं। हमने जो कुछ चीजें सीखी हैं, उन्हें एक साथ जोड़ने का समय आ गया है। यह अध्याय थोड़ा सा सारांश है, कुछ छोटे और व्यावहारिक पाठ जो आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक दंत चिकित्सक की नियुक्ति के बारे में एक कहानी सुनाता हूं जो बुरी तरह से गड़बड़ा गई थी। यह हमें आपके पैसे के साथ क्या करना है, इसके बारे में सलाह देने के खतरों के बारे में महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। क्लेरेंस ह्यूज 1931 में दंत चिकित्सक के पास गए। उनके मुंह से दर्द निकल रहा था। उनके दंत चिकित्सक ने दर्द को कम करने के लिए उन्हें क्रूड एनेस्थीसिया दिया। जब क्लेरेंस घंटों बाद जागा तो उसके 16 दांत कम थे और उसके टॉन्सिल हटा दिए गए थे। और फिर सब कुछ गलत हो गया। एक सप्ताह बाद सर्जरी की जटिलताओं के कारण क्लेरेंस की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने दंत चिकित्सक पर मुकदमा दायर किया, लेकिन इसलिए नहीं कि सर्जरी गड़बड़ा गई थी। 1931 में प्रत्येक सर्जरी में मृत्यु का जोखिम था। उन्होंने कहा, क्लेरेंस ने पहले कभी भी प्रक्रियाओं के लिए सहमति नहीं दी थी और अगर उससे पूछा गया तो वह ऐसा नहीं करेगा। मामला अदालतों तक घूमता रहा, लेकिन कहीं नहीं गया। 1931 में डॉक्टर और रोगी के बीच सहमति श्वेतश्याम नहीं थी। एक अदालत ने इस विचार को संक्षेप में बताया कि डॉक्टरों को सर्वोत्तम चिकित्सा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है, इसके बिना हम विज्ञान की प्रगति का आनंद नहीं ले सकते। अधिकांश इतिहास में चिकित्सा का लोकाचार यह था कि डॉक्टर का काम रोगी को ठीक करना था और रोगी डॉक्टर की उपचार योजनाओं के बारे में क्या सोचता था, यह प्रासंगिक नहीं था। डॉक्टर जे कार्ट्स ने अपनी पुस्तक द साइलेंट वर्ल्ड बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट में दर्शन के बारे में लिखा है। डॉक्टरों ने महसूस किया कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे अपने मरीजों की शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान देने के लिए बाध्य थे और अपने मरीजों से उन निर्णयों के बारे में परामर्श किए बिना जिन्हें लेने की जरूरत थी, अपने अधिकार पर ऐसा करना था। यह विचार कि मरीज अपने डॉक्टरों के साथ निर्णयों का बोझ साझा करने के भी हकदार हो सकते हैं, कभी भी चिकित्सा के लोकाचार का हिस्सा नहीं था। यह अहंकार या द्वेष नहीं था। यह दो बिंदुओं पर विश्वास था। हर मरीज ठीक होना चाहता है। इन्हें ठीक करने का एक सार्वभौमिक और सही तरीका है। यदि आप उन दो बिंदुओं पर विश्वास करते हैं तो उपचार योजनाओं में रोगी की सहमति की आवश्यकता न होना समझ में आता है। लेकिन दवा ऐसे काम नहीं करती। पिछले 50 वर्षों में मेडिकल स्कूलों ने शिक्षण को बीमारी के इलाज से हटाकर रोगियों के इलाज की ओर स्थानांतरित कर दिया है। इसका मतलब था उपचार योजनाओं के विकल्प निर्धारित करना और फिर रोगी को आगे का सर्वोत्तम रास्ता तय करने देना। यह प्रवृत्ति आंशिक रूप से रोगी सुरक्षा कानूनों द्वारा प्रेरित थी, आंशिक रूप से कार्ट्स की प्रभावशाली पुस्तक द्वारा, जिसमें तर्क दिया गया था कि चिकित्सा में इसके लायक क्या है, इसके बारे में रोगियों के अलग अलग विचार हैं, इसलिए उनकी मान्यताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कार्ट्स ने लिखा, यह दावा करना खतरनाक बकवास है कि अपनी कला और विज्ञान के अभ्यास में चिकित्सक अपने परोपकारी इरादों यह निर्णय लेने की अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर सकते हैं कि क्या करना सही है। यह इतना आसान नहीं है। चिकित्सा एक जटिल पेशा है और चिकित्सकों और रोगियों के बीच बातचीत भी जटिल है। वह अंतिम पंक्ति महत्वपूर्ण है। चिकित्सा एक जटिल पेशा है और चिकित्सकों और रोगियों के बीच बातचीत भी जटिल है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा पेशा एक जैसा है? वित्तीय सलाह। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि आपके पैसे का क्या करना है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं।
मैं नहीं जानता कि आप इसे कब चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। इसलिए मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा हूँ कि आपको अपने पैसे का क्या करना है। मैं आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहता जैसा एक दंत चिकित्सक ने क्लेरेंस ह्यूज के साथ किया। लेकिन जाहिर तौर पर डॉक्टर और दंत चिकित्सक बेकार नहीं हैं। उनके पास ज्ञान है। वे बाधाओं को जानते हैं। वे जानते हैं कि क्या काम करता है, भले ही मरीज इस बारे में अलग अलग निष्कर्ष पर आते हों कि किस प्रकार का उपचार उनके लिए सही है। वित्तीय सलाहकार वही हैं। पैसे में सार्वभौमिक सत्य हैं, भले ही लोग इस बारे में अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे उन सत्यों को अपने स्वयं के वित्त पर कैसे लागू करना चाहते हैं। उस चेतावनी के साथ आइए कुछ छोटी अनुशंसाओं पर नजर डालें जो आपको अपने पैसे के साथ बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं। जब चीजें सही चल रही हों तो विनम्रता और गलत होने पर क्षमा करुणा खोजने के लिए अपने रास्ते से हट जाएं, क्योंकि यह कभी भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना दिखता है। दुनिया बड़ी और जटिल है। भाग्य और जोखिम दोनों वास्तविक हैं और इन्हें पहचानना कठिन है। स्वयं और दोनों का मूल्यांकन करते समय ऐसा करें। अन्य भाग्य और जोखिम की शक्ति का सम्मान करें और आपके पास उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का बेहतर मौका होगा जिन्हें आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं। आपके पास सही रोल मॉडल ढूंढने का भी बेहतर मौका होगा। कम अहंकार, अधिक धन। पैसा बचाना आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का अंतर है और धन वह है जो आप नहीं देखते हैं। इसलिए भविष्य में अधिक सामान या अधिक विकल्प पाने के लिए आप आज जो खरीद सकते हैं उसे दबाकर रखने से धन का निर्माण होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं। आप कभी भी संपत्ति नहीं बना पाएंगे जब तक कि आप यह तय नहीं कर लेते कि आप अपने पैसे के साथ अभी आज कितना आनंद ले सकते हैं। अपने पैसे का प्रबंधन इस तरह से करें जिससे आपको रात में सोने में मदद मिले। यह कहने से अलग है कि आपको उच्चतम रिटर्न अर्जित करने या अपनी आय का एक विशिष्ट प्रतिशत बचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। कुछ लोगों को तब तक अच्छी नींद नहीं आएगी जब तक कि वे उच्चतम रिटर्न अर्जित न कर लें। दूसरों को अच्छा आराम तभी मिलेगा जब वे रूढ़िवादी तरीके से निवेश करेंगे, प्रत्येक अपने स्वयं के लिए। लेकिन इसका आधार क्या इससे मुझे रात में सोने में मदद मिलती है, सभी वित्तीय निर्णयों के लिए सर्वोत्तम सार्वभौमिक मार्गदर्शक है। यदि आप एक निवेशक के रूप में बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं वह है अपना समय सीमा बढ़ाना। निवेश में समय सबसे शक्तिशाली शक्ति है। इससे छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं और बड़ी गलतियां दूर हो जाती हैं। यह भाग्य और जोखिम को बेअसर नहीं कर सकता है, लेकिन यह परिणामों को उन लोगों के करीब ले जाता है जिनके लोग हकदार हैं। बहुत सी चीजें गलत होने पर भी ठीक हो जाएं। आप आधे समय गलत हो सकते हैं और फिर भी भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि चीजों की एक छोटी सी अल्पसंख्या ही अधिकांश परिणामों के लिए जिम्मेदार होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हैं। आपको बहुत सी चीजों के काम न करने पर सहज होना चाहिए। दुनिया ऐसी ही है। इसलिए आपको हमेशा यह आकलन करना चाहिए कि आपने व्यक्तिगत निवेश के बजाय अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखकर कैसा प्रदर्शन किया है। निवेश का एक बड़ा हिस्सा खराब और कुछ बकाया होना ठीक है। यह आमतौर पर सबसे अच्छी स्थिति होती है। व्यक्तिगत निवेश पर ध्यान केंद्रित करके आपने कैसा प्रदर्शन किया है, इसका आकलन करने से विजेता उनकी तुलना में अधिक प्रतिभाशाली दिखते हैं और हारने वाले जितना उन्हें होना चाहिए उससे अधिक अफसोसजनक दिखाई देते हैं। अपने समय पर नियंत्रण पाने के लिए धन का उपयोग करें,
क्योंकि अपने समय पर नियंत्रण न होना खुशी पर एक शक्तिशाली और सार्वभौमिक बाधा है। आप जो चाहते हैं, जब चाहें, जिसके साथ चाहें, जब तक चाहें, तब तक करने की क्षमता वित्त में मौजूद उच्चतम लाभांश का भुगतान करती है। अच्छे और कम आकर्षक बने। कोई भी आपकी संपत्ति से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप हैं। आप सोच सकते हैं कि आपको एक फैंसी कार या एक अच्छी घड़ी चाहिए, लेकिन आप शायद जो चाहते हैं वह सम्मान और प्रशंसा है। और आप हॉर्स पावर और क्रोम की तुलना में दयालुता और विनम्रता के माध्यम से उन चीजों को हासिल करने की अधिक संभावना रखते हैं। बचाना। बस बचा लो। आपको बचत करने के लिए किसी विशिष्ट कारण की आवश्यकता नहीं है। कार, डाउन पेमेंट या किसी मेडिकल आपात स्थिति के लिए बचत करना बहुत अच्छा है, लेकिन उन चीजों के लिए बचत करना जिनकी भविष्यवाणी करना या परिभाषित करना असंभव है, बचत करने के सर्वोत्तम कारणों में से एक है। हर किसी का जीवन आश्चर्यों की एक सतत श्रृंखला है। जो बचत किसी विशेष चीज के लिए निर्धारित नहीं की जाती है, वह जीवन की सबसे बुरे क्षण में आपको आश्चर्यचकित करने की अपरिहार्य क्षमता के विरुद्ध एक बचाव है। सफलता की कीमत परिभाषित करें और इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि कोई भी सार्थक चीज मुफ्त नहीं है। और याद रखें कि अधिकांश वित्तीय लागतों में दृश्यमान मूल्य टैग नहीं होते हैं। वित्त जगत में अनिश्चितता, संदेह और पछतावा आम लागतें हैं। वे अक्सर भुगतान करने लायक होते हैं, लेकिन आपको उन्हें एक जुर्माना जिससे आपको बचना चाहिए के बजाय फीस बदले में कुछ अच्छा पाने के लिए भुगतान करने लायक कीमत के रूप में देखना होगा। त्रुटि के लिए पूजा कक्ष भविष्य में क्या हो सकता है और अच्छा करने के लिए आपको भविष्य में क्या करने की आवश्यकता है के बीच का अंतर आपको धैर्य प्रदान करता है, और धैर्य ही समय के साथ जटिल जादू बनाता है। गलती की गुंजाइश अक्सर एक रूढ़िवादी बचाव की तरह दिखती है, लेकिन अगर यह आपको खेल में बनाए रखती है तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ सकती है। वित्तीय निर्णयों के चरम छोर से बचें। हर किसी के लक्ष्य और इच्छाएं समय के साथ बदल जाएंगी, और आपके पिछले निर्णय जितने अधिक कठोर होंगे, विकसित होने पर आपको उन पर उतना ही अधिक पछतावा हो सकता है। आपको जोखिम पसंद करना चाहिए क्योंकि समय के साथ इसका लाभ मिलता है, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से घबरा जाना चाहिए क्योंकि यह आपको भविष्य लेने से रोकता है। जोखिम जो समय के साथ भुगतान करेंगे। आप जो गेम खेल रहे हैं उसे परिभाषित करें और सुनिश्चित करें कि आपके कार्य किसी भिन्न गेम को खेलने वाले लोगों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। गड़बड़ी का सम्मान करें। स्मार्ट, जानकार और उचित लोग वित्त के मामले में असहमत हो सकते हैं क्योंकि लोगों के लक्ष्य और इच्छाएं बहुत अलग अलग होती हैं। कोई भी सही उत्तर नहीं है, बस वह उत्तर जो आपके लिए काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए क्या काम करता है।